नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत शर्मा आज आप लोगों को एक नए पैटर्न के बारे में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये पैटर्न हो सकता है कि आपके एग्जाम में आपकी मदद कर सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए कि एसएससी इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बड़े समुंदर का एक हिस्सा है। यानी बात की जाए कि एसएससी एक प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है, आपको एक रेस्पेक्टेबल और गवर्नमेंट करियर तक लेके जाता है। बात करते हैं क्योंकि एसएससी सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये देता है सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, स्टेबिलिटी और नेशन की सर्विस का मौका। तो मेरे बच्चों, एक साथ अपनी फ्लैगशिप एग्जाम में एसएससी यहां पर कई एग्जाम को कवर अप करता है। ध्यान से मेरी बात समझना, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद ये फैक्ट्स आप लोगों को यहां पता भी चलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। अगर मैं एसएससी की बात करता हूं तो एसएससी में मैट्रिकुलेशन लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएट लेवल तीन तरह के एग्जाम्स यहां पे कवर अप होते हैं, जिसको मेरे प्यारे दोस्तों एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ, ये और दूसरे भी ऐसे टेस्ट होते हैं कि थ्रू एसएससी भारत सरकार के मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस में ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए रास्ता बिल्कुल ओपन कर देता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब हम बात सीएचएसएल की करते हैं, एमटीएस की, देखो मैट्रिकुलेशन लेवल मेरे बेटे क्या हो गया, आपका एमटीएस हो गया, ये मेरे बच्चे क्या हो गया, सीएचएसएल हो गया। और यहां पर बात आती है सीजीएल की और यहां बात आती है सीपीओ की। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर मैं एमटीएस की तैयारी कर रहा हूं, क्या मैं सीजीएल दे सकता हूं? अरे भाई, क्यों नहीं दे सकता यार, दे सकता है। बस फर्क इतना है कि तुझे अपनी सोच को बड़ा करना होगा। अगर आपकी सोच बड़ी नहीं होगी तो आप एग्जाम कैसे दे लोगे? सब्जेक्ट तब भी 4 थे, अब भी 4 है। मेरे बेटे सोच के देखो, रीजनिंग दिमाग की आर्किटेक्चर है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड नंबर्स का स्टेमिना है, इंग्लिश सोच और एक्सप्रेशन के बीच का एक ब्रिज है, और जनरल अवेयरनेस मेरे प्यारे बच्चों दुनिया को देखने का एक नजरिया है। बस इतना सा फर्क है। कॉम्पिटिटिव एक्सट्रीम है, लाखों स्टूडेंट्स और सिर्फ एक छोटा सा फ्रैक्शन एक फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंचता है। और ये सिलेक्शन मेरे बच्चे लक से नहीं होता है, डिसिप्लिन से होता है, कंसिस्टेंसी से होता है और नेवर गिव अप एटीट्यूड से होता है। अगर आपने ये समझ लिया ना तो एमटीएस भी क्या, सीएचएसएल भी क्या, ग्रेजुएट लेवल भी क्या, आज के टाइम में एग्जाम्स का लेवल मेरे बच्चे बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है, बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। तो ये ध्यान रखना होगा कि बेटा एमटीएस में भी वही 4 सब्जेक्ट, सीएचएसएल में भी वही 4 सब्जेक्ट और सीजीएल और सीपीओ में भी वही 4 सब्जेक्ट। बस प्री और मेंस का खेल है। अगर आप इस नए पैटर्न को समझ गए ना तो मैं लिख के दे रहा हूं, आप भाई साहब सिलेक्शन लेके निकलोगे अगर आपने ये मेरे बच्चे पढ़ लिया। ये ध्यान कर लेना, क्योंकि ये जर्नी भाई साहब मांगती है रिगोरस प्रैक्टिस, मांगती है परफेक्ट स्ट्रेटेजी, मांगती है मेंटल स्ट्रेंथ, मांगती है। लेकिन याद रखना इस बात को मेरे बच्चे कि हर सॉल्व्ड मॉक टेस्ट तुम्हारे सक्सेस के, ध्यान रखना कि रास्ते की हर एक सीढ़ी को मजबूत करता है, हर एक सीढ़ी को मजबूत करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये डर निकाल दो कि आपको एमटीएस देना है, सीएचएसएल देना है या सीजीएल देना है। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिफिकेशन। आप 10th दे रहे हो, आप मेरे बच्चे यहां पर 12th कर रहे हो या मेरे बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हो। तो यहां पर दोस्त बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी होगी कि सिलेबस मिसमैच, डिफरेंट डिफिकल्टी, डिफरेंट लेवल। तो ये ध्यान रखना होगा कि लेवल थोड़ा सा अप करना होगा और चीजों को समझना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, कंसीडर मेन सिलेबस एज योर कंप्लीट सिलेबस। सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात रखो कि आपको प्री पास नहीं करना है। अगर मेरे बच्चे आप प्री पास करने की सोच रहे हो ना तो आप कभी भी ऑफिसर नहीं बन सकते। सीधा मेंस को टारगेट करो, क्योंकि प्री में पास हो गए, मेंस में नहीं हो, फिर 0 पे आ जाओगे। आप प्री मेंस में फेल हो गए तो 0 पे आ जाओगे। मेरे बच्चे प्रिपरेशन को मिशन बनाओ, अपनी तैयारी को अपना मिशन बनाओ। सिर्फ एक अटेम्प्ट मत बनाओ कि मेरा तो अटेम्प्ट प्री क्लियर हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, ये काम नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे अपनी तैयारी को अपना मिशन बनाओ, एक अटेम्प्ट तक सीमित मत रहो। एक्सक्यूजेस को एक्शन में और डाउट को डिटर्मिनेशन में बदल दो। मेरा एक्सक्यूज नहीं है, मेरा बच्चे मेरा एक्शन है, मुझे करना है। मोटिवेशन के पीछे मत भागो, डिसिप्लिन के पीछे भागो। इसीलिए मेरे बेटे आप अपने मेंस सिलेबस को, आई रिपीट, अपने मेंस सिलेबस को
अपने टारगेट पे रख के चलो। आप ये मत देखो मेरा प्री होगा, मेरा मेंस होगा, नहीं, आपका एक ही सिलेक्शन होगा और मेरे बच्चे वो आपका पेपर होगा। तो ये ध्यान रखना, आपको टारगेट किसको करके चलना है मेरे बेटे, मेंस लेवल को टारगेट करके चलना है, जो आपके एग्जाम में आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। अब यहां पे मॉड्यूल की बात करता हूं मेरे बच्चे, इंडिकेटिव सिलेबस टीयर 2, मैं सीधा मेंस की बात करता हूं, मैं प्री और मतलब बात ही नहीं करता, क्योंकि ये बात करना हमारे लिए बेवकूफी भरा होगा। मेरे बच्चे में इंडिकेटिव सिलेबस टीयर 2 मेंस की बात करता हूं, मॉड्यूल 1 ऑफ सेशन ऑफ पेपर 1, यानी हम पेपर की 1 की बात करते हैं, जिसमें मैथमेटिकल एबिलिटीज के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब ये बच्चे आपको पता होगा कि मैथ में नंबर सिस्टम आता है, नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर आ गया, डेसिमल आ गया, फ्रैक्शन आ गया, रिलेशनशिप आ गई बिटवीन नंबर्स, यस और नो। तो नंबर ऑफ सिस्टम यानी आपकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, ये आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, जिसमें परसेंटेज, रेशो, मैं बता रहा हूं ये मेंस के टॉप लेवल के क्वेश्चंस बनाते हैं बच्चे। रेशो एंड प्रोपोर्शन आ गया, स्क्वायर रूट्स आपके बहुत परफेक्ट होने चाहिए, एवरेज आपको निकालना बड़े आसानी से आनी चाहिए, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट एवरेज से क्लियर होते हैं, ये ध्यान रखना बच्चे। प्रॉफिट एंड लॉस, ये ना फंडामेंटल अर्थमेटिक में आता है, जिसमें कि बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, पार्टनरशिप हो गई, बिजनेस हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, किस में कवर होगा, इसी में होगा। तो आप लेके चलो कि पहले मुझे अपना नंबर सिस्टम जो है वो परफेक्ट करना है, जिसमें मैं डेसिमल, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स के बारे में पढ़ूंगा। एक पार्ट कवर हो गया। अब आ जाते हैं बेटा फंडामेंटल पे। तो जितने भी परसेंटेज लेवल के क्वेश्चंस होंगे उस पे टारगेट करते हैं, जिसमें कौन कौन से टॉपिक आ गए, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप और बिजनेस आ गया। यही तो कुछ टॉपिक है, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आ गए। जब ये टॉपिक आपके कवर अप हो जाएंगे, आप ये मान के चलना कि 40% पेपर आपका यहां कवर अप हो गया, ये मान के चलना। अब डर लगता है कहां से, अलजेब्रा से, ज्योमेट्री से, ये सुनो डर लगता है ना, क्योंकि ये पार्ट आ गया एडवांस लेवल का। अलजेब्रा में सबसे पहले आप बेसिक अल्फागेरिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ो, जो स्कूल लेवल पे अलजेब्रास होते हैं, एलिमेंट्री सेट्स होते हैं, सिंपल प्रॉब्लम्स जहां पर आती हैं, एंड ग्राफ ऑफ मेरे बच्चे लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। यानी पहले आप अलजेब्रा के बेसिक को समझो, जब आप अलजेब्रा के बेसिक को समझ जाएंगे फिर ज्योमेट्री पे आओ। ऐसा नहीं कि पहले से मेरे बेटे आपने ज्योमेट्री उठा ली और क्वेश्चन हो गया, नहीं हो पाएगा मेरे बेटे। ज्योमेट्री के लिए अलजेब्रा, बेसिक अल्फागेरिक, यानी आपको कहीं ना कहीं मेरे बच्चे पढ़ना पड़ेगा, अलजेब्रिक पढ़ना पड़ेगा, ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी। यानी ज्योमेट्री में भी मेरे बच्चे यह ध्यान रखना कि आपको एलिमेंट्री ज्योमेट्रिक फिगर्स के बारे में और उसके फैक्ट्स के बारे में जानना होगा, जिसमें मेरे बेटे आप लोगों को सबसे ज्यादा जानना होगा मेरे बेटे किसके बारे में, ट्राइंगल्स के बारे में जानना होगा, इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स के बारे में जानना होगा, यानी ट्राइंगल्स और उसके अलग अलग सेंटर्स के बारे में जानना होगा। आपको मेरे बच्चे जानना होगा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में जानना होगा, सर्कल के बारे में जानना होगा, उसके कॉर्ड्स के बारे में जानना होगा, आपको टेंजेंट्स के बारे में जानना होगा। यानी आप मेरी बात समझ रहे हो? तो डायरेक्टली मेरे बच्चे ट्राइंगल पे ना आके पहले आप अपने अर्थमेटिक वाले कंसेप्ट को क्लियर करोगे। अगर आपको सीधा मेंस लेवल पे जाना है, अर्थमेटिक दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया मैथ को, एक मेरे बच्चे आपने मैथ को अर्थमेटिक और एडवांस लेवल पे डिवाइड कर दिया। तो पहले मेरे बच्चे आप अपने नंबर सिस्टम को और अपने जो फंडामेंटल्स हैं उसको मजबूत करो। जब आपके वो मजबूत हो जाएंगे तब आप अलजेब्रा पे आओ, अलजेब्रा के बाद अपने ज्योमेट्री वाले कंसेप्ट पे आ जाओ। उसके बाद मेरे बच्चे आप आ जाइए अपने मेंसुरेशन पे। नो डाउट मेंसुरेशन में क्या आएगा, ट्राइंगल आ गया, क्वाड्रिलेटरल आ गए, रेगुलर पॉलीगन्स आ गए, सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट्स मतलब सर्कुलर, कोन, राइट सर्कुलर, सिलेंड्रिकल, ये सारे, अरे ये बड़ा आसान है। एक बार आप डायग्राम सीख गए, आपका अलजेब्रा क्लियर हो गया, आपके मेरे बच्चे प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स क्लियर हो गए, ये चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके अंदर मेरे बच्चे मेंसुरेशन में आप लोगों को ट्राइंगल, सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर, कोन, इन सब चीजों के बारे में ठीक है, ये सब चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ मेरा स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो रहा है। तो आप अपने स्टेप्स को बना के चलो कि पहले नंबर सिस्टम क्लियर करना है, फिर मुझे मेरे बच्चे अपना फंडामेंटल क्लियर करना है, फिर मैं अलजेब्रा की कैलकुलेशन में खत्म करूंगा, देन मैं ज्योमेट्री खत्म करूंगा। अगर मेंस का सोचोगे प्री अपने आप निकल जाएगा, मानते हो इस बात को? लेवल थोड़ा अप है लेकिन मजा भी आएगा। फिर मेरे बच्चे जिस दिन मेंसुरेशन खत्म हो जाए, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, मेंसुरेशन खत्म हो जाए तो मेरे बेटे फिर आते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ना,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ना, हाइट एंड डिस्टेंस सवाल कितना आसान आता है, सिंपल प्रॉब्लम्स ओनली, यानी सिंपल क्वेश्चन पढ़ने, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना है, जैसे साइन 20 प्लस कॉस 20 -1 एक्सेट्रा, इसके बारे में पढ़ना है। कभी कोई ऐसा सवाल आ जाए साइन थीटा कॉस थीटा, सुना बच्चे साइन 20 के बारे में, जो मेरे बच्चे सिंपल स्टैंडर्ड, बहुत टफ में नहीं जाना। साइन 20 प्लस कॉस 20 कितना होता है, पहले इसको पढ़ो। अब इस तरह के सवाल इजी करो, -1 कर दो, -1 कर दो। मेरे बच्चे ऐसे सवाल पढ़ो, साइन 20 कर दो, ठीक है, +1 कर दो, माइनस कॉस 20 कर दो, ऐसे सवाल पढ़ो। जो सिंपल प्रॉब्लम्स आती हैं उनको धीरे धीरे शुरुआत करो, इससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें टेबल्स का यूज करो, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स आपने देखा होगा, कई बार पेपर में आता है। फ्रीक्वेंसी आती है, पॉलीगन्स आते हैं, बार डायग्राम आते हैं, पाई चार्ट आते हैं, मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आती है, ठीक है, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आते हैं। अब मेरी बात समझ रहे हो? तो मीन मीडियन के बारे में पढ़ो, टेंडेंसी के बारे में पढ़ो। तो जिस दिन मेरे बच्चे आप इस चीज को समझ लोगे कि मैथ में नंबर सिस्टम पे जोर देना है पहले, उसके बाद फंडामेंटल मजबूत हो गया, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करो। अब मेंस के बारे में सोचो, ये मेंस का पूरा सिलेबस मैंने स्टडी करके बनाया हुआ है, जो आपके लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। तो नंबर सिस्टम पढ़ो, फंडामेंटल मजबूत कर लो, देन अलजेब्रा कैलकुलेशन पे आ जाएगा, देन ज्योमेट्री पे आ जाओगे, देन उसके बाद मेंसुरेशन पे आ जाओगे, क्योंकि ज्योमेट्री के बाद तो मेंसुरेशन समझ आ जाएगा ना, देन ट्रिग्नोमेट्री, और लास्ट मेरे बच्चे अपने पाई चार्ट, बार डायग्राम, पॉलीगन्स, फ्रीक्वेंसी, या मेरे बच्चे ग्राफ्स और टेबल्स के बारे में पढ़ सकते हो। तो जिस दिन मेरे बच्चे मैथ में आपने इनके बारे में समझ लिया, ये मान के चलना कि आप अपने लक्ष्य की तरफ बहुत अच्छी तरह से मेरे बच्चे बढ़ते जा रहे हो। और ये बात मेरे बेटे अपने दिमाग में रखना कि जब तुम एसएससी ऑफिसर बन के सरकारी दफ्तर में एंट्री करोगे ना, तुम सिर्फ सैलरी नहीं कमाओगे, तुम कमाओगे ट्रस्ट, इज्जत, प्रभाव और जिंदगी भर का गर्व कमाओगे। तो खाली सैलरी के पीछे मत भागो कि सैलरी सैलरी सैलरी, सैलरी में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा मेरे बच्चे, ये सुनो। तो ये चीज मेरे बेटे ध्यान रखना, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक मेरी बात समझ आई बेटा? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी तुम्हारे काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं मेरे बच्चे मॉड्यूल 2 पे आते हैं, सेक्शन 1 ऑफ पेपर 1, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। मेरे बच्चे रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में मेरे बच्चे दो चीजें बड़े दिमाग में रखना मेरे बेटे। पहला, एक आपके लिए आता है यहाँ पे वर्बल, और एक मेरे बच्चे आपका आता है नॉन वर्बल। ये ध्यान रखना कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप्स अपने आप में एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं के अंदर सिमेंटिक्स, एनालॉजी, सिंबलिक ऑपरेशंस, इस नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स, फिगर एनालॉजी, ये सब आएगा। नंबर सीरीज आएगा, ठीक है, फिगर्स आएंगे, वर्ड बिल्डिंग्स आएंगी, डायरेक्शंस आएंगे, सोशल इंटेलिजेंस आएगी, थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है। तो ये क्या करती है? ये आपकी सोचने की शक्ति को मजबूत करती है। आप मेरी बात समझ रहे हो? इसमें ज्यादातर मेरे बच्चे वर्बल और नॉन वर्बल में ये दोनों सीखनी है, और जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस की जाए, मैं हमेशा एक सलाह देता हूं कि बेटा रीजनिंग को ना कभी पढ़ो मत। अगर आप रीजनिंग को मेरे बेटे क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप 10% सीख पाओगे। अगर रीजनिंग की सिर्फ आप स्टडी कर रहे हो तो आप सिर्फ 10% सीख पाओगे मेरे बेटे। लेकिन अगर आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो ना मेरे बच्चे, तो आप 90% सीखोगे। आप इस बात को ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा अगर प्रैक्टिस करने वाला कोई सब्जेक्ट है तो वो रीजनिंग और मेरे बच्चे मैथ है। इस बात को ध्यान रखना। ये वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको प्रैक्टिस में डालो मेरे दोस्तों। इसके बाद आता है हमारा सबसे खतरनाक सब्जेक्ट, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जो सीपीओ मेंस और सीजीएल के लिए भी मेंस में बहुत हेल्प करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे बेटे जो मेंस में आती है मेरे बच्चे, वो है आपका वोकैब सेक्शन। इस वोकैब सेक्शन में 3 चीजें आपको कवर अप करनी होंगी मेरे बेटे। पहला आपका सिनोनिम्स, दूसरा आपका एंटोनिम्स, जो इस वोकैबुलरी को मेरे बच्चे कवर अप करता है। यस और नो मेरे बेटे? इसी वोकैब की वजह से आप स्पेलिंग्स और होमोनिम्स, जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, आप उनको भी कवर अप करोगे। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप सिनोनिम्स अलग पढ़ रहे हो, एंटोनिम्स, ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी जो आप देख रहे हो, ये मेरे बच्चे वन टाइम स्ट्रगल है, वन टाइम हार्ड वर्क है, सिर्फ एक बार। क्योंकि जब आप सिनोनिम्स करते हो तो स्पेलिंग एरर भी हो जाती है, जब आप सिनोनिम्स करते हो
तो होमोनिम्स भी हो जाते हैं, और जब आप सिनोनिम्स करते हो तो मेरे बच्चे आप लोगों के एंटोनिम्स भी हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि आप वोकैब को अलग अलग नहीं पढ़ोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप सिनोनिम्स के साथ क्या क्या कवर अप कर लोगे, एंटोनिम्स कवर अप कर लोगे, होमोनिम्स कवर अप कर लोगे, स्पेलिंग एरर कवर अप कर लोगे मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आता है आपका ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में आपके 3-4 चीजें बताता हूं। पहला, स्पॉटिंग एरर, मैं इसके आगे जी लिख देता हूं। फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर सेक्शन में आता है, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट ग्रामर सेक्शन में आता है। ये 3 चीजें मेरे बच्चे ग्रामर में आती हैं, आपका स्पॉटिंग एरर, आपका मेरे बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स, और आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो आप ये सोच रहे हो कि क्या सर इन तीनों को अलग अलग पढ़े? नहीं पढ़ना मेरे बच्चों। आप जब स्पॉटिंग एरर पढ़ते हो या ग्रामर सीखते हो तो आपको पढ़ाने वाला टीचर आपको स्पॉटिंग एरर के साथ साथ आपको इंप्रूवमेंट्स भी कराता है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी कराता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन तीनों को अलग अलग पढ़ूं, ये तीनों मेरे बच्चे एक साथ होंगी। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस मेरे बच्चे ध्यान रखना, ये आपके पेपर में 20 से 25 एग्जाम्पल आते हैं, और मेरे बेटे इनकी एक ट्रिक्स होती है जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, जिसकी वजह से 8 मिनट में 50 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूं। और मेरे बच्चे इसके भी फिक्स क्वेश्चन है, मींस में 25 क्वेश्चन आते हैं, और इसकी भी मेरे बच्चे एक ट्रिक की 1.5 घंटे की वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है। तो ये पेपर को पास करने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो मेरे बच्चे वोकैब की बात करते हैं, ग्रामर की बात करते हैं, और रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और नरेशन ग्रामर का ही एक हिस्सा है जिस पे आप फोकस करके चलेंगे। अब मेरे बच्चे सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, दिस इज कॉल्ड PQRS, पैरा जंबल्स बोलते हैं। तो ये मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे बच्चे ये अपने आप में सबसे टफ पार्ट माना जाता है। अगर पेपर में पैसेज आएगा तो क्लोज टेस्ट पैसेज नहीं आएगा, और क्लोज टेस्ट आएगा तो पैसेज नहीं आएगा, यानी दोनों में से एक ही आएगा, लेकिन पढ़ने दोनों हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे बच्चे मैं आपको बताना भूल गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस, और मेरे बच्चे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें कहीं ना कहीं ये लिखा होगा कि इडियम्स एंड फ्रेजेस और मेरे बच्चे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इसके अंदर आते हैं। तो यहां पर अभी देखें, डिटेक्टिंग मिस स्पेलिंग वर्ड हो गया, इंप्रूवमेंट हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस, सफलिंग, और ये मेरे आ गया। तो मेरे बच्चे एक होता है OWS और एक होता है मेरे बेटे इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये ध्यान रखना, इसके वर्ड्स की बात करता हूं। अगर वोकैब में सबसे आसान कोई चीज याद होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो अगर आपको फोकस करना है तो वन वर्ड और इडियम्स पे करोगे, आपके सिनोनिम्स धीरे धीरे कवर अप हो जाएंगे। तो इंग्लिश के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय इंद्रजीत शर्मा पर भी जाके आप उसको देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आते हैं जीएस में। मेरे बेटे अब जीएस की बात करता हूं। ये ध्यान रखना कि जीएस में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मेरे बेटे आपको समझना होगा मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन पेपर 2 में क्या क्या आता है। बच्चे पेपर 2 में हिस्ट्री आती है, पेपर 2 में आर्ट एंड कल्चर आता है, पेपर 2 में ज्योग्राफी आता है, पेपर 2 में इकोनॉमिक्स आती है, जनरल पॉलिसी और साइंटिफिक रिसर्च आती है। ये मैं मेंस की बात कर रहा हूं, ये मैं मेंस की बात कर रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इन मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 1 पेपर, अगर मैं मॉड्यूल 1 और पेपर 1 की बात करता हूं, मैथमेटिकल एबिलिटीज विल बी ऑफ मैट्रिकुलेशन लेवल, यानी अगर मैं प्री की बात करता हूं तो जो मैथ आती है वो मैट्रिकुलेशन लेवल की आती है। लेकिन ठीक है, इन मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 2 और पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन ऑफ 10+2 लेवल है। पेपर 2 एंड पेपर 3 ऑफ ग्रेजुएशन लेवल का आता है। मेरी बात समझना, मेंस जो आता है वो बहुत अच्छे लेवल का आता है। सो बी मेंटली प्रिपेयर। तो ये हो गया मेरे बेटे आपका सिलेबस। अब बात आती है कि भाई क्या क्या पढ़ना है। बात ये आती है कि क्या क्या पढ़ना है। अभी तक तो मैंने बताया कि क्या क्या आता है। तो मेरे बच्चे मैथ्स में जो सिलेबस है, एज योर कंप्लीट सिलेबस मेरे बेटे जो आपको पढ़ना है, पहला मैथ्स में आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे थोड़ा ध्यान देना, ये ध्यान करना भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पेपर में आएगा। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस की बात करते हैं मेरे बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, ये बहुत लॉन्ग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको पढ़ने होंगे। जब आपको कवर अप करना होगा ना तो लॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पढ़ने होंगे जो इजी है। स्टैटिस्टिक्स एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने होंगे, जैसे क्वार्टाइल्स पढ़ने होंगे, कोफिशिएंट पढ़ने होंगे, और इसके ठीक है स्केवनीज पढ़ने होंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, एम्पिरिक पढ़ने होंगे। ये मैथमेटिकल मेंस के क्वेश्चन। मैं तो इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मैं फिर भी पढ़ सकता हूं। कन्वर्जन, बाइनरी पढ़ना है, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल के बारे में पढ़ना, क्योंकि अब वो ट्राइंगल व्राइंगल वाला कंसेप्ट थोड़ा हल्का हो गया। ठीक है, इसके अलावा मेरे बच्चे प्रोबेबिलिटी, मोंटी हॉल प्रॉब्लम्स, मशीन एरर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं।
ये जरूर पढ़ना। और मेरे बच्चे में बैंकिंग पैटर्न क्वेश्चन जरूर देखना एक बार, क्योंकि अब आजकल क्या हुआ कि मेंस में ना बहुत माइनर ऑप्शन दिए जाते हैं जिसकी वजह से फंस देते हो। और मेरे बच्चे डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि पेपर में ये फंसाएगा। तो मैथ में इसको अगर आपने पढ़ लिया, आप अपने बेस्ट स्कोर को कवर अप कर सकते हो मेरे बेटे। अगला सवाल, अब रीजनिंग में क्या क्या कवर करना है? पहला, मॉड्यूल्स फंक्शन कवर करने हैं। भाई बहुत अच्छा सवाल है मेरे बच्चे। रीजनिंग में मॉड्यूल फंक्शन कवर करने हैं, मशीन इनपुट आउटपुट क्वेश्चन वाले करने हैं। आजकल ये बहुत आ रहा है मेंस में कि मशीन इनपुट और आउटपुट क्वेश्चन आ रहे हैं। सिचुएशन रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, यानी यूपीएससी और सी सेट में आ रहे हैं कि सपोज करो आप एक ऑफिसर होते, सपोज करो, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जाता है कि सपोज करो आप एक ऑफिसर होते और वहां पर दंगे हो रहे होते, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है कि आप दंगों पे लाठी चार्ज करते, या आप अपनी फोर्स को बुलाने का वेट करते, या आप खुद वहां पे सिंघम बन के उतर जाते। दिस इज व्हाट सिचुएशन रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। तो ऐसे सवालों को भी थोड़ा ध्यान दो जो आजकल सीजीएल में पूछा जाने वाला है मेरे बच्चे। क्रिटिकल रीजनिंग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, पहला सही दूसरा गलत। ये कहता है कि पहला और दूसरा दोनों सही है, लेकिन पहला दूसरे की सही व्याख्या नहीं है। पहला और दूसरा सही है, लेकिन दूसरा पहले की सही व्याख्या नहीं है। दोनों सही दोनों गलत। तो स्टेटमेंट, कंक्लूजन और अजम्पशन वाले पढ़ने क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेरी लेस और नो फिगर बेस्ड क्वेश्चन, यानी अब फिगर बेस्ड क्वेश्चन नहीं पढ़ने के, एक डायग्राम दे दिया, बताओ भाई कितने ट्राइंगल कितने एंगल, नहीं आएंगे। लेवल थोड़ा सा अप हो गया है मेरे बच्चे। इंग्लिश में भाई मैं बता रहा हूं, ये मान के चलना, ये दोनों टॉपिक 40% पेपर अकेला कवर अप कर देंगे अगर आपने पढ़ लिया। एक्टिव वॉइस एंड नरेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंग्लिश में आते हैं मेरे बच्चे। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन में 3 चीजों को फोकस करना होगा। या तो मेरे बेटे आप क्लोज टेस्ट पे फोकस कीजिए, देखो पढ़ना तो आपको सभी पढ़ेगा मेरे बच्चे, इसीलिए मैं द हिंदू एडिटोरियल सुबह 9 बजे कराता हूं, जो आपके लिए आता है बच्चे। पैसेज कर लीजिए और पीक्यूआरएस कर लीजिए। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेरे बेटे जो इंपॉर्टेंट 7 टॉपिक्स हैं, आई रिपीट 7 टॉपिक बता रहा हूं, दोबारा सुन लेना। टेंस, वर्ब एग्रीमेंट, कंजक्शन, नाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और आर्टिकल, और वर्ब एडवांस। ये 7 टॉपिक ऐसे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान करना सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कवर अप करेगा। वो कैब तो ऑलरेडी है ही, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा मेरे बच्चे। अब आता है जीएस में स्टेटमेंट बेस्ड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। रैंडम क्वेश्चन आजकल जीएस में पूछने लगा है, मतलब कहीं से भी कुछ भी उठा लेगा, साला समझ ही नहीं आता पूछ क्या रहा है एग्जामिनर। इकोनॉमिक्स में पूछे जैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, ध्यान से समझना, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स से। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि मेरे भाई ये क्या कवर अप करवाता है? करंट अफेयर्स कवर अप करवाता है मेरे बेटे। क्या कवर अप करवा रहा है? करंट अफेयर्स कवर अप करा रहा है। सेंसस के बारे में जरूर पढ़ के जाना, बुक्स और उसके ऑथर्स के बारे में पढ़ो, क्योंकि ये एक स्टैटिस्टिक जीके का पार्ट है। ये एक स्टैटिस्टिक जीके का पार्ट है मेरे बच्चे, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लेस रिलायबल, इक्वलिटी, मतलब आप इस पे इतना ध्यान मत दो, लेकिन भी ध्यान रखना कि कतई बिल्कुल भी रिलायबल। तो पॉलिटी को भी ध्यान रखना कि पॉलिटी पे बहुत इंपॉर्टेंट फोकस करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना बच्चे। तो मेरे बच्चे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और मस्ट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी छोड़ सकते हो, छोड़ दो। बायोलॉजी को थोड़ा बहुत पढ़ लो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी और मेरे बच्चे ये पढ़ना बहुत जरूरी है, और ये पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। अब रीडर मेरे बच्चे, सबसे पहले अपने नए टॉपिक्स को कवर करो, जो नए टॉपिक्स हैं। अडॉप्ट टू लेटेस्ट पैटर्न, पहली बात नए टॉपिक्स को कवर करो, पुराने वाले हो गए। कवर बैंकिंग टॉपिक्स एज वेल एज दैट मे हैव नॉट बीन डिस्कस यट। बैंकिंग के कुछ टॉपिक्स आजकल पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो उनके लेवल के क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है। गिव एज मैनी मॉक्स ऑन न्यू पैटर्न एज पॉसिबल, मेरे बच्चे जितने मॉक टेस्ट आप दे सकते हो मेरे बेटे 2। मैं इंग्लिश के मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करा सकता हूं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, ठीक है। तो मेरे जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो, यानी ये बंदा सीधा सीधा कह रहा है कि प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। आप मेरी बात समझना। गिव 2 T2 मॉक्स एज वेल एज हुज प्रिपरेशन इज गुड, यानी जिसकी तैयारी अगर बढ़िया हो गई, कि भाई आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं वो बोलते हैं सर हमारी तैयारी अच्छी हो चुकी है, मेरे भाई मेंस के टेस्ट देना शुरू कर दो, मेंस के टेस्ट देना शुरू कर दो, और जो भी मेरे बेटे आपने सीखा है उसको रिवाइज करना शुरू कर दो, क्योंकि भूल जाओगे। जो भी सीखा है उसको रिवाइज करना शुरू कर दो। वे ऑफ अटेम्प्टिंग पेपर विल चेंज अ लॉट ऑफ थिंग। जब आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे मेरे बच्चे, तो आप मेरे बेटे ध्यान रखना कि आप में बहुत चेंजेस आएंगे, और बस करियर विल को मेरे बच्चे
फॉलो करते रहो, यह आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला, कट ऑफ विल रिड्यूस। मेरे बच्चे कट ऑफ, ध्यान से मेरी बात समझना, अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूं तो ये भी बस थोड़ा सा और बताऊंगा। लास्ट पैटर्न है, इफ द पैटर्न फॉर ग्रेजुएशन लेवल कंटिन्यू। अगर मेरे बच्चे पैटर्न ग्रेजुएशन लेवल तक रहा, लेवल हाई गया, तो कट ऑफ डाउन जाएगी। यस और नो? ऑलवेज फोकस ऑन परसेंटाइल नॉट स्कोर। आप ये मत देखो कि यार मुझे 200 में से ना 180 लाने, नहीं, ये नई सोच रखनी है। आपको ये रखना है कि मुझे 90% मार्क्स लाने, ये वाला खेल खेलना है। आपको ये रखना है कि 90% स्कोर लेकर आना, ये वाली सेट माइंड सेट ये होना चाहिए जो फोकस होना चाहिए। सो विद द पैटर्न, इफ यू हैव लो जीके नॉलेज, स्टिल यू कैन क्वालिफाई प्री। मेरे बेटे अगर इस पैटर्न से भी आपने पढ़ लिया और आपकी जीएस मेरे बेटे कमजोर है, तब भी आप एग्जाम निकाल। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना कि पैटर्न पर बदल चुका है, समय बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं, लेकिन तुम अपने आप को मेरे बच्चे कब बदलोगे, मेरे बेटे कब बदलोगे? ये ध्यान रखना कि एक बात और समझ लो, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, एसएससी एग्जाम रोल लर्निंग का गेम नहीं है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है जो आपकी रीजनिंग स्किल्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लैंग्वेज एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस को स्ट्रांग बनाती है। इस बात को दिमाग रखना। मेरे बच्चे अगर एग्जाम क्रैक करना है ना, तो इस वीडियो को एक बार देखो, सोचो कि तुम कहां स्टैंड करते हो। मैं रिवीजन लेवल पे हूं या फिर मैं अपने मेंस लेवल पे टेस्ट देने के लिए तैयार हूं। अगर आपने आज ये सोच लिया कि आपकी तैयारी हो चुकी है और आप मेंस की तैयारी कर सकते हो, तो प्री निकालने में कोई नहीं रोक सकता आपको। बेटा प्री तो निकल जाएगा, मेंस निकाल के दिखाओ, और जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा ना, उस दिन गर्व से कहोगे कि मैं अब कम बन चुका हूं, सिलेक्शन ले चुका हूं। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और नेवर गिव अप मेंटालिटी, एटीट्यूड होना चाहिए आपका, ये ध्यान रखना। मेरे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे जल्दी सिलेक्शन लेके मिलेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।